हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रकाश गाडरिया और आप देख रहे हो पीजीएन एकेडमी इंदौर। और साथियों, अब जो भी अपन इसमें पढ़ा था मध्य प्रदेश जीके में, और उसके आगे और अब पढ़ाएंगे। और वीडियो को आप लाइक नहीं कर रहे हो, देख के वैसे छोड़ देते हैं, तो कृपया गुजारिश है आपसे कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि हमें भी लगे कि जो हमारे पढ़ाने की तरीका है, टेक्निक है, कैसी क्या है, और आपके सहयोग से हमें पता चले, इसलिए आपको हम लाइक करवाना चाह रहे हैं। तो साथियों, कल जो पढ़ा था पार्ट ए बी सी, और इसमें कितनी रियासतें थी और कितने कहाँ पे थी, कौन किस किस नाम से थे, सब टोटल मैंने आपको बताया था। और उसके बाद में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा बड़ा संभाग, जिला, तहसील, जनसंख्या में सबसे छोटा बड़ा, और क्षेत्रफल में भी बताया था। तो दोस्तों, आज उसके आगे ही अब इसी के साथ अब चालू करते हैं। तो साथियों, अब जैसे हम ये कहते हैं कि हम नहीं कहते हैं, ये पूरा भारत कहता है कि मध्य प्रदेश मध्य में स्थित है, इसलिए मध्य प्रदेश नाम पड़ा है। तो साथियों, एक भारत के मध्य होने के कारण मध्य प्रदेश कहलाता है। ठीक है साथियों, तो भारत के बीचों बीच मध्य प्रदेश है, इसलिए मध्य प्रदेश इसलिए हम मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश कहते हैं, जो कि मध्य में होने के कारण। तो साथियों, अभी जैसे मध्य प्रदेश एक कैसा भू आवेष्टित राज्य है। भू आवेष्टित एक राज्य है मध्य प्रदेश। तो कैसा है भू आवेष्टित, किसको कहते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि किस कारण इसको भू आवेष्टित कहा गया है। जैसे ये हमारा भारत है, दक्षिणी बिंदु भारत। ठीक है, इसमें जैसे यहाँ केरल भी है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, केरल है यहाँ। तो यहाँ से ये कौन सा है, प्रशांत महासागर, और ये कौन सा, बंगाल की खाड़ी। और ये कौन सा है, अरब सागर। तो इसलिए भू आवेष्टित कहते हैं मध्य प्रदेश को कि ये जो तीन तरफ से समुद्र से लगा हुआ है, ये अरब सागर, प्रशांत महासागर नीचे, इधर बंगाल की खाड़ी है। जैसे ये पानी से ढका हुआ है, जैसे तीन क्षेत्र ढकता है, तीनों किसी भी राज्य के तीनों ओर से पानी से ढका हुआ है, तो उसको प्रायद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। और कोई सा भी क्षेत्र, जैसे एक ये हमारा कोई सा एक राज्य है, या ठीक है, ये कोई राज्य है, इसके तरफ मतलब चारों तरफ क्या है, पानी है। चारों तरफ जो पानी से ढका हुआ रहता है, और किसी भी राज्य की जो सीमा चारों तरफ पानी की, और या किसी समुद्र को छूता है, तो हम उसको क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं। और उसमें और कई क्षेत्र, जैसे एक क्षेत्र है, अगर ये क्षेत्र ना तो किसी
किसी देश को छूता है ना किसी समुद्रों को छूता है, तो उसको क्या कहते हैं? भू आवष्टिक कहते हैं। तो ये हमारा मध्य प्रदेश ऐसा है, ना कोई दूसरे देश को छूता है और ना कोई समुद्रों को छूता है इसकी सीमा, तो इसीलिए मध्य प्रदेश को भू आवष्टिक राज्य कहा जाता है। तो ये भू आवष्टिक कहा जाता है, ये आपको बता दिया कि कैसे कहलाता है भू आवष्टिक, वो आपको अभी पता चल गया होगा, नहीं तो ऐसे मालूम भी है ये तो सबको। अब आगे ये आता है, आगे ये आता है मध्य प्रदेश के अन्य नाम। मध्य प्रदेश के कौन कौन से नाम होते हैं? अन्य नाम मतलब मध्य प्रदेश को किस किस नाम से जाना जाता है, और वो मैं बता रहा हूँ आपको कि मध्य प्रदेश के और क्या क्या नाम भी है जो मध्य प्रदेश उस नाम से बोला जाता है। तो अभी मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जैसे इसमें पहला है हृदय प्रदेश, दूसरा है सोया प्रदेश, तीसरा है तेंदुपत्ता प्रदेश, और चौथा है नदियों का मायका, पांचवा है टाइगर स्टेट, छठा है हीरा प्रदेश, और एक मैं इधर लिख देता हूँ, जनजाति प्रदेश भी कहा जाता है मध्य प्रदेश को। तो ये मध्य प्रदेश का अन्य नाम, इस नाम से भी मध्य प्रदेश को जाना जाता है, जैसे हृदय प्रदेश, सोया प्रदेश, तेंदुपत्ता प्रदेश, नदियों का मायका, टाइगर स्टेट, हीरा प्रदेश और जनजाति प्रदेश। तो मध्य प्रदेश अभी क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश की संज्ञा किसने दी है? तो ये मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश किसने कहा है? तो ये कहा था किसने? पंडित नेहरू ने कहा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश। अब सोया प्रदेश क्यों कहलाता है? कि पूरे देश में सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन होता है ने सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन होता है, इसलिए मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहते हैं। और तेंदुपत्ता, जो बीड़ी के दीवाने होंगे उनको पता है कि तेंदुपत्ता क्यों कहा जाता है, क्योंकि तेंदुपत्ते से क्या बनाई जाती है? बीड़ी। ऐसे बहुत सारे भाई लोग होंगे जो बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो ये क्या तेंदुपत्ता कहा जाता है, तो तेंदुपत्ते से बीड़ी बनाई जाती है। और नदियों का मायका, और नदियों का मायका इसलिए कहा जाता है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक
नदियों का उद्गम होता है। मतलब सबसे ज़्यादा नदियाँ का मध्य प्रदेश में जन्म लेती है और यहाँ से वो दूसरी जगह चल जाती है। मतलब जितनी भी बहुत सारी नदियाँ हैं वो कहाँ, मध्य प्रदेश में इनका जन्म होता है। मतलब एक तरह से सोचा जाए तो ये इनका मायका है मध्य प्रदेश, और ये कहाँ मायके से कहाँ चले जाती है, फिर ससुराल में चले जाती है। जैसे यमुना में मिल जाती है और यहाँ से गंगा में भी मिल जाती है, जैसे कई दूसरे राज्यों में चल जाती है। तो ये आपको बता दिया है कि मध्य प्रदेश के अन्य नाम कौन कौन से होते हैं और मध्य प्रदेश को किस किस नाम से जाना जाता है, क्यों जाना जाता है, मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश किसने कहा था और सोया प्रदेश क्यों कहा जाता है, नदियों का मायका क्यों कहा जाता है, टाइगर स्टेट क्यों कहा जाता है। तो ये मध्य प्रदेश में सर्वाधिक टाइगर है। भारत में सर्वाधिक टाइगर मध्य प्रदेश में है। कितने हैं? 529 ना है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक टाइगर। 526 है, सॉरी, कितना है? 526 हो सकता है, और आगे पीछे इसमें अभी कई और आंकड़ा, लेटेस्ट आंकड़ा अपने पास जो 2020-21 में भी यही है, लेकिन अभी का देखा था मैंने, नेट पे भी देखा था तो 526 बता रहा था इसका। ठीक है, हीरा प्रदेश, ये सर्वाधिक हीरा प्रदेश होता है और हीरा की खदानें भी है कहाँ? पन्ना। और जनजाति प्रदेश, क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक जनजाति ST SC रहती है और कितना जनजाति 21.1% जनजाति निवास करती है मध्य प्रदेश में, इसलिए जनजाति प्रदेश कहा जाता है ST SC। ST का सर्वाधिक प्रतिशत में पूछा जाए, प्रतिशत में सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है? अलीराजपुर। और ऐसे सर्वाधिक जनसंख्या ST की धार, और SC की सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है? इंदौर। प्रतिशत में उज्जैन। तो इसलिए जनजाति प्रदेश भी कहा जाता है। तो अब मैं मिटा दूँ, ये बता दिया है आपको कि किस किस नाम से जाना जाता है, क्यों जाना जाता है, ये आपको बता दिया हूँ। तो चलो मिटा देते हैं अब। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, आ भी जाएगा वैसे, अच्छा है। पढ़ना भी है, रिवीजन भी करना है साथ साथ में, तो रिवीजन तो बहुत ज़रूरी है। जब रिवीजन नहीं करोगे तो भूल जाओ, इसलिए अब मध्य प्रदेश का अब मैं पढ़ाऊँगा मध्य प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्र एवं विस्तार या स्थिति बताता हूँ। स्थिति, मध्य प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्र एवं स्थिति कैसी है वो आपको मैं बता देता हूँ। ये मध्य प्रदेश से ऐसे नक्शा बनाते तो नहीं आता है, पर बना देता हूँ जैसा। ये सिंगरौली, बालाघाट, छिंदवाड़ा, ये मध्य प्रदेश का, नहीं तो इस समय और
थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ तो आपको और अच्छा दिखेगा। ये मध्य प्रदेश का नक्शा है। ऐसे आपको हंसी नहीं आना चाहिए, क्योंकि सब फिर हंसोगे यार। इसको थोड़ा सा सही बना देता है नहीं, ठीक है। अभी तो चलो बढ़िया है। अब क्या है, वैसे अच्छा बना है। आता मेरे को बहुत भयंकर वाला अच्छा बना लेता, पर अभी क्या है थोड़ा सा फिर आप और कहीं मेरा नाम वाम दे दोगे कि ये बहुत अच्छे बनाते, इसलिए अच्छा नहीं बना रहा मैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको यहाँ चित्र में स्थिति कैसी क्या है मध्य प्रदेश की मैं बताऊँगा। जैसे ये मध्य प्रदेश की ये सिंगरौली, पूर्वी देशांतर, सिंगरौली, और ये पूर्वी देशांतर, अलीराजपुर, राजपीपला की पहाड़ी है। और यहाँ पे जगह नहीं रही यार, मैं अभी मिटा देता हूँ, आपको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। उत्तरी, दक्षिण, उत्तरी अक्षांश बुरहानपुर, ठीक है। और यहाँ उत्तरी अक्षांश मुरैना, ठीक है। मध्य प्रदेश की सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? सिंगरौली, दक्षिण बिंदु बुरहानपुर और पश्चिम अलीराजपुर या फिर राजपीपला की पहाड़ी, और सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? मुरैना है। तो इसमें आपको मैं बताऊंगा ये क्या है, ये पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण। अब ये आता है कि इसमें कितने डिग्री अक्षांश उत्तरी अक्षांश से है, कितना डिग्री दक्षिण अक्षांश है और उत्तरी अक्षांश है, वो आपको मैं बता रहा हूँ। जैसे उत्तरी अक्षांश में 26.5 डिग्री, 26.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 21.5 डिग्री 6 ये उत्तरी अक्षांश है। और पूर्वी देशांतर में 74 डिग्री 9 से 82 डिग्री 48 ये हमारे मध्य प्रदेश की स्थिति है। मतलब उत्तरी अक्षांश 26.5 से 21.5 डिग्री 6 और पूर्वी देशांतर में 74 डिग्री 9 से 82 डिग्री 48 है, या 81 भी आता है कभी कभी, तो ये अपने को ऑप्शन के हिसाब से देखना पड़ेगा, ठीक है। और पूर्व से पश्चिम की लंबाई मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की लंबाई, पूर्व से पश्चिम जब इसकी
पूर्वी देशांतर बड़ी है तो लंबाई भी बड़ी आएगी। कितनी आएगी? 870 किलोमीटर। और जब उत्तरी अक्षांश कितना है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण की लंबाई 605। उत्तर से दक्षिण की लंबाई ठीक है। ये मध्य प्रदेश का नक्शा है और मध्य प्रदेश नक्शा में ये भारत की किस स्थिति में है, तो भारत में से मध्य प्रदेश जो है वो उत्तरी अक्षांश 21 डिग्री 6 से 26.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 74 डिग्री 9 से 82 डिग्री 48 पूर्वी देशांतर के मध्य हमारा क्या है? मध्य प्रदेश है। और मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 605 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? 870 किलोमीटर है। तो अब समझ में आ गया होगा कितनी क्या लंबाई है उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से ये उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम। ठीक है, मैं मिटाता हूँ। इसमें अब मैं भारत की मानक समय रेखा, भारत की मानक समय रेखा जो है मानक समय रेखा जो है भारत की कितना? 82.5 डिग्री पे जो भारत की मानक समय जैसे वो GMT आता ना, अपने क्या बोलते उसको, ग्रीनविच मीन टाइम आता है। 5.5 घंटे का समय रहता है ये। तो ये 82.5 डिग्री जो हमारे मध्य प्रदेश का एक जिला है जिसे ये निकलती है। कौन सा जिला है वो? सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? सिंगरौली जिला है, जहाँ से भारत की मानक समय रेखा निकलती। इसी कारण मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के कितने 34 मिनट या फिर आधा घंटा, जब भी आधा घंटा 34 मिनट और आधे घंटे के बीच में इस पहले 34 मिनट पहले क्या होता? सूर्य उदय होता है। कहाँ पे? सिंगरौली में अलीराजपुर ज़िले से कितने 34 मिनट पहले सूर्य वहाँ पे उदय हो जाता है। ठीक है, तो अब इसी कारण मध्य प्रदेश में कर्क रेखा 23.5 डिग्री पर मध्य प्रदेश के बीचों बीच गुजरती। इसी कारण मध्य प्रदेश के मध्य 23.5 डिग्री पे कौन सी रेखा? कर्क रेखा
गुजरती है। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ अभी, और कर्क रेखा कितने ज़िले और कितने संभाग से होकर गुजरती है वो मैं आपको बता देता हूँ अभी। साथियों, ये शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो साथियों, अब पीना भी है तो अपने को क्या पीना है, दूध नहीं पीना है, शिक्षा पीना है। जो भी पढ़ाई करते हैं वो अपन को पी जाना है। तो अब अपना जो कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने 14 जिले और 5 संभाग से गुजरते हैं। मध्य प्रदेश के कितने 14 जिले से। 14 जिले, मैं एक बार और नक्शा बना देता हूँ फटाफट जल्दी, जैसा भी। तो बहुत बेहतरीन वाला बना है मध्य प्रदेश का चित्र। ठीक है, यहाँ से ये मध्य प्रदेश की कर्क रेखा गुजर रही है कितने ज़िलों से, 14 ज़िलों से। कौन कौन से ज़िले मैं वो बता रहा हूँ आपको। जैसे ये रतलाम है, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा इसमें, रतलाम है, उज्जैन है, या आगर मालवा है। ये 2013 से आया है आगर मालवा, क्योंकि ये 2013 में आगर मालवा बना है। नहीं तो अगर ये 2013 में आगर मालवा बना इसलिए यहाँ पे कर्क रेखा में आगर मालवा है। नहीं तो पहले को क्या आता था, यहाँ पे शाजापुर आता था। शाजापुर से अलग हुआ आगर मालवा। फिर क्या आता है, राजगढ़। यहाँ जगह नहीं है इसलिए मैं इधर से लिख रहा हूँ राजगढ़। राजगढ़ से रायसेन, सागर, दमोह और उमरिया, और जैसे सीहोर, विदिशा, भोपाल, जबलपुर, कटनी और सोहडल। अब गिन लो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। मध्य प्रदेश के कितने ज़िले, 14 ज़िले से कर्क रेखा गुजरती है। और मध्य प्रदेश पाँच संभाग, तो कौन कौन से 5 संभाग है मैं भी आपको आगे भी बताऊंगा कि कौन से कितने वो संभाग है, कौन कौन से है, उसमें कौन कौन से ज़िले आते हैं, कितने ज़िले आते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें संभाग है, एक तो यह हमारा उज्जैन संभाग हो गया, और दूसरा जो संभाग है हमारा सागर संभाग हो गया, और तीसरा संभाग हमारा भोपाल, चौथा जबलपुर और 5वां शहडोल। ये टोटल कितने 5 संभाग। 5 संभाग से क्या कर्क रेखा गुजरती है, और इसमें एक क्वेश्चन ये भी आता है कि ऐसा कौन सा संभाग है जिसके सभी ज़िलों से कर्क रेखा गुजरती है। तो वो सभी ज़िले किसके, भोपाल के। भोपाल संभाग के सभी ज़िलों से कर्क रेखा, जैसे भोपाल, एक ये भोपाल हो गया है, इसमें भोपाल से विदिशा है, सीहोर है और रायसेन है, ये 4 और ये 5। ठीक है, तो अब मैं मिटा देता हूँ।
ये समझ में आया होगा कि जो कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से गुजरता है और उसमें से कितने संभाग, 5 संभाग। 14 जिले कौन कौन से हैं आपको मैंने बता दिया कि रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, रायसेन, सागर, दमोह, उमरिया, सीहोर, विदिशा, भोपाल, जबलपुर, कटनी, सोहडल। अगर ये 2013 की स्थिति में ये आगरमालवा 2013 में आगरमालवा अलग हुआ है, मतलब कहाँ से अलग हुआ है, ये शाजापुर से। इसलिए पहले ये नहीं था, उस समय क्या था यहाँ पे, शाजापुर आता था। ठीक है, ठीक है, आया होगा समझ में। मध्य प्रदेश का नक्शा क्या है, बोर्ड थोड़ा सा छोटा है और तो इसी को मद्देनज़र देखते हुए थोड़ा कमी है बोर्ड में। चलो तो अब हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से संभाग है, कौन से संभाग में कितने ज़िले आते हैं, वो आपको मैं बता देता हूँ। जैसे अभी संभाग है, पहला संभाग है चंबल। चंबल में कितने, तीन जिले आते हैं। ग्वालियर संभाग में 5 जिले आते हैं। तीसरा उज्जैन संभाग में 7 जिले आते हैं। और इंदौर संभाग में 8 जिले आते हैं। फिर जबलपुर संभाग में भी 8 जिले आते हैं। फिर जबलपुर के बाद होशंगाबाद, और इसका नाम कब रखा था बदल के, नर्मदापुरम 27 अगस्त 2008 को शिवराज सिंह चौहान ने बदल दिया था ना, इसका नाम नर्मदापुरम कर दिया था। तो इसमें कितने आते हैं ज़िले, 3 ज़िले। रीवा संभाग में आते हैं 4 ज़िले। और सागर संभाग में कितने आते हैं, 6 ज़िले। अब शहडोल में कितने आते हैं, 3 ज़िले। फिर एक 9वां संभाग भोपाल में कितने ज़िले आते हैं, 5 ज़िले आते हैं। और 10वां संभाग है, मैं इधर मिटाना पड़ेगा, 10वां रुक मिटा देता हूँ थोड़ा सा। चंबल, ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर, जबलपुर, होशंगाबाद, ये हो गए 10 संभाग हो गए। और वही सोचा था ये आंकड़े 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, 10 संभाग में अब कौन कौन से ज़िले आते हैं। मैं चंबल संभाग की यानी मध्य प्रदेश के उत्तर में कौन से आते हैं, श्योपुर, मुरैना, भिंड, ये 3 ज़िले चंबल में आते हैं। ग्वालियर में 5 कौन कौन से आते हैं, ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, दतिया और अशोकनगर। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5। उज्जैन में कितने आते हैं, 7। कौन कौन से, उज्जैन, रतलाम, नीमच, मंदसौर, देवास और आगर
आगरमालवा और शाजापुर। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब इंदौर में 8 कौन कौन से आते हैं इंदौर में? इंदौर, धार, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, अलीराजपुर, झाबुआ और खंडवा। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और जबलपुर संभाग में कितने आते हैं? 8। कौन कौन से ज़िले आते हैं जबलपुर में? जबलपुर, कटनी, डिंडोरी, सिवनी, बालाघाट, मंडला और नरसिंहपुर। 1 2 3 4 5 6 7 और एक कौन सा है इसमें? जबलपुर, कटनी, डिंडोरी, सिवनी, बालाघाट, मंडला और नरसिंहपुर। और एक कौन सा आएगा? जबलपुर में छिंदवाड़ा, सॉरी भूल गए थे, छिंदवाड़ा। ठीक है, होशंगाबाद में 3। होशंगाबाद कौन सा है? नीचे वाला बेल्ट है। होशंगाबाद, बैतूल और हरदा, ये 3 जिले आते हैं। और रीवा संभाग में 4। कौन कौन से? रीवा, सागर, सीधी, नहीं, सागर संभाग अलग है। सतना, सिद्धि और सिंगरौली। ठीक है, उसमें अब सागर संभाग में कौन कौन से आते हैं? 6। सागर, दमोह, पन्ना, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर। 1 2 3 4 5 6। ये निवाड़ी पहले 5 आते थे। ये निवाड़ी 1 अक्टूबर 2000 को बना, टीकमगढ़ से अलग हुआ, इसलिए अब कितने ज़िले हो गए? 6 ज़िले हो गए। अब शहडोल में 3 ज़िले आते हैं। शहडोल, अनूपपुर और उमरिया। और भोपाल में 5 ज़िले आते हैं। तो मैं आपको ये थोड़ा सा मिटा देता हूँ ऊपर का और बता देता हूँ। अभी भोपाल में कितने ज़िले आ रहे हैं? 5। कौन से? भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा, राजगढ़। 1 2 3 4 और 5। तो ये बता दिए कि मध्य प्रदेश में 10 संभाग है और 10 संभाग में कितने ज़िले कौन से संभाग में आते हैं, कौन कौन से ज़िले कौन से संभाग में आते, ये आपको मैंने बता दिया। तो आपको क्या है, 1 2 3 बार याद करोगे तो हो जाएंगे, लेकिन कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि ये जैसे अलीराजपुर ज़िला है, सीहोर ज़िला है, सिवनी ज़िला है, मंडला है, कटनी है, ये कौन से संभाग में आते हैं, ये पूछ लिया जाता है। तो और आना भी चाहिए इतना। ठीक है दोस्तों, तो इसी क्लास को यहीं तक विराम देते हैं और मिलते हैं आप अगले वीडियो में। जब तक आप बने रहे और दोस्तों देखते हमारे वीडियो को तो 200-300
400 लोग देखते हैं, लेकिन उसमें से लाइक हमारे बहुत कम होते। तो हम आपसे अनुरोध करते हैं कि लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों, और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब।